छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुस अथवा साइरस द्वितीय 558 से 529 बीसी में हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। बेहिस्तून अभिलेख द्वारा प्रथम का है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये दारा प्रथम होगा। पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम में दारा प्रथम 522 से 446 ईसा पूर्व के साथ साथ उसके उत्तराधिकारियों के भी अभिलेख मिलते हैं। इनमें से भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेसियस अंतरछत्र द्वितीयक का राजवैद्य था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। पारसी या ईरानी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिग्लोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता था। भद्रसाल उसका सेनापति था। सिकंदर मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 327 ईसा पूर्व में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल में वापस यूनान को प्रस्थान किया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक नामक एक सीमांत राज्य था। ये अश्मक महाजनपद का अश्मक जो है ना, उससे अलग है, जिसकी राजधानी मसग्ग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की अनेक स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु या पोरस का राज्य झेलम और चिनाब के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। ये इसी बारे में पिछले अध्याय में मैंने चर्चा की थी। ऐसा कौन सा राजा है जो मित्र भी बना लेता है दुश्मन को और उसे अपने भी राज्य दे देता है? ये थोड़ा सा समझ के परे है गाइस। उसमें मैंने 4 आपको कारण बताए थे। पहला है कि थकी हुई सेना, दूसरा है हाथी, तीसरा है अगला जो कदम है वो मगध, और चौथा है पोरस या पोरस की विजय भी कह सकते हैं कि क्यों सिकंदर वहीं से लौट गया। ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है गाइस कि कोई जीते हुए इलाके वापस लौटा दे और अपने भी इलाके, कुछ नए इलाके प्रदान किए। तो ये आप समझ ही सकते हैं कि कोई नए इलाके क्यों प्रदान करेगा। एक कारण और भी है कि भारतीयों के लिए युद्ध जो है वो एक गेम की तरह होता था, तो किसी ने भी इस युद्ध का जिक्र नहीं किया। ये जो भी इसके लिखित प्रमाण मिले हैं यूनानियों की तरफ से मिले हैं। सिकंदर ने 2 नगर निकैया और बुकफेला की स्थापना की। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसे वापस लौटने का फैसला लिया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकैया, बुकफेला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। इसके प्रश्न इसी में करेंगे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किसका था? नंदों का। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है और भद्रसाल उसका सेनापति था। अगर आपने किसी ने पुराना चाणक्य देखा हो तो भद्रसाल का रोल जो है ना वो इरफान खान ने किया। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन सा था? घनानंद। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ठीक है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये गलत है। हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 327 ईसा पूर्व में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने और आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो है मसग्ग। ये किसकी राजधानी है? अश्वक की। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था।
जिसकी राजधानी मसग्ग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुषों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी 1, 2 और 3। मैंने इसलिए नहीं बोला पहले क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाता। उत्तर भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, ठीक है, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, ये भी ठीक है। जो गांधार का राजा था ना, गांधार का, उसने गद्दारी की, वह एक अच्छा प्रशासक था। प्रशासक के बारे में कह नहीं सकते क्योंकि उसका राज्य यहाँ था नहीं। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तो ये उस उधर की बात हो रही है, पंजाब और पाकिस्तान वाले क्षेत्र की, क्योंकि गंगा के पार जो है ना, गंगा तक मगध का क्षेत्र था और गंगा के बाद के उत्तर भारत में उधर 28 स्वतंत्र शक्तियाँ थीं। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया। ये आम्बी ही गांधार का शासक है और गांधार की ही राजधानी तक्षशिला थी। भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो किसको किया था? पोरस को। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। अब हम मौर्य साम्राज्य शुरू करेंगे एक नई वीडियो से।